रिजर्वेशन पर दोबारा नज़रसानी करने की बात जम्मू कश्मीर की सरकार ने की है और इसी रिजर्वेशन को लेकर स्ट्रेट लाइन पर आज से लगभग 6 महीने पहले भी हमने एक स्टोरी की थी जिसमें हमने तफसीली तौर पर बताया था कि जम्मू कश्मीर में कितने % रिजर्वेशन कहां पर है। और अब चूंकि जम्मू कश्मीर में सरकार बन चुकी है तो ये जिम्मेदारी बनती है कि दोबारा सरकार को बताया जाए। हालांकि सरकार के नोटिस में ये तमाम चीज़ें होंगी, बहुत सारे अक्लमंद और दानिश्वर लोग जो ट्विटर के ऊपर काफ़ी बिजी रहते हैं वो सरकार को बता रहे होंगे कि कहाँ कितने % रिजर्वेशन है, लेकिन मुझे लगा कि एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी है उसको निभाया जाए। जम्मू कश्मीर में 50% रिजर्वेशन तो रिजर्वेशन है, लेकिन उसके बाद 20% और रिजर्वेशन है जिसे अलग अलग कानूनी जुबानों में कहीं हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, कहीं ये कहा जाता है कि EWS ओवर एंड अबाव है। तो ये सब कहकर इन रिजर्वेशनों को, रिजर्वेशन का हिस्सा जम्मू कश्मीर में तो है ही, जाहिर सी बात पूरे देश में है तो जम्मू कश्मीर में भी होंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी जो रिजर्वेशन है वो लगभग 70% के करीब है। उसके बाद MD MS करने के लिए जो बच्चे जाते हैं या एग्रीकल्चरल साइंसेज या PG कोर्सेज, जो प्रोफेशनल PG कोर्सेज हैं, उनमें भी ये रिजर्वेशन अब लगभग 63% के करीब पहुंच चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में SC को 8%, ST1 को 10%, ST2 को 10%, तो ये लगभग 20% हो गया। OBC को 8% रिजर्वेशन है। ALC इंटरनेशनल बॉर्डर 4% रिजर्वेशन है। RBA 10% रिजर्वेशन है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% रिजर्वेशन है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें 4% PWD है। 3% डिफेंस में जो लोग काम करते हैं उनके बच्चों के लिए रिजर्वेशन है। उसके बाद CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस में जो लोग काम करते हैं उनके बच्चों के लिए 1% रिजर्वेशन है। और उसके अलावा 2% स्पोर्ट्स कोटा भी है। अगर इसको मिलाया जाए तो हॉरिजॉन्टल भी लगभग 10% के करीब रिजर्वेशन है। और जो लिस्टें आती हैं, जब आप सिलेक्शन लिस्टों का आंकलन करते हैं तो सिलेक्शन लिस्टों के आंकलन में यह पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन जिनको जिस कैटेगरी में मिली हुई है सिर्फ वही फायदा नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसके आगे की भी कहानी यह है कि ओपन मेरिट में जो सिलेक्शंस होती हैं, यानी 30% के करीब ओपन मेरिट के लिए बचा है। और अगर कानूनदानों की मानी जाए तो 40% के करीब ओपन मेरिट है, क्योंकि कानूनदान तो मानते नहीं, वो कहते हैं जी रिजर्वेशन तो 50% है, बाकी ओवर एंड अबव है। हॉरिजॉन्टल की डेफिनेशन भी वो ये बताते हैं कि हॉरिजॉन्टल वालों को तो जो कैटेगरीज हैं उनमें से भी को मिलता है, और उसके अलावा जनरल कैटेगरी में भी उन लोगों को हिस्सा मिलता है, तो उससे भी रिजर्वेशन जो है वो 70% को क्रॉस नहीं करती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप सिलेक्शन लिस्टों को देखते हैं और सिलेक्शन लिस्ट में जब आप आगे रिजर्वेशन और कोटा पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि 100 में से 70 नहीं बल्कि 75 से लेकर 80 बच्चे जो हैं वो रिजर्व कैटेगरीज के सिलेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद आगे थोड़ा और कहानी बढ़ती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। जहां तक ताल्लुक, ये तो मैंने आपको बताया प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में कि आप इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेज, एग्रीकल्चरल साइंसेज और बाकी जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए जब जाते हैं तो वहां पर भी आपके पास सब 30% सीटें ही हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कीजिए तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में SC को 8% है, ST1 और 2 20% के करीब, OBC 8% के करीब, ALC IB 4% के करीब, RBA को 10%, EWS को 10%, फिर हॉरिजॉन्टल भी एक्स सर्विसमैन को 6% और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को 4%, तो ये भी 10% हो जाता है। अब आप इसको टोटल करिए तो ये भी 70 के करीब आता है। 50% तो टोटल रिजर्वेशन है ही है, यानी 500 सीटें, अगर 500 पोस्टें निकलती हैं 250 पहले ही गई। और 250 पोस्टों में भी आप देखिए, और ये मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जिनके मैं ट्विटर के ऊपर कल कमेंट पढ़ रहा था तो मुझको हैरानगी ये हो रही थी कि आप जमीन पर अगर रहते हैं तो ये सब बातें तो मैं पहले भी कर रहा था, तो आपके कान बंद थे या आपने सुना नहीं। अगर आपने कान खुले रखे होते तो आपको सुनाई देता कि ये बात मैंने एक बार नहीं कई बार की कि अब जो भी लिस्ट आएगी लेकिन अब फर्क है बात करने में। फर्क ये है बात करने में कि आप चाहते हैं गाली गलौज की जाए, आप चाहते हैं बदतमीजी की जाए, आप चाहते हैं ह्यूमिलिएट किया जाए, आप बेसिकली चाहते हैं कि मतलब पोक करने की कोशिश की जाए, क्योंकि आपको मजा लेना है। तो मुझे मजा नहीं लेना है,
मुझे वाकई रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए जितने भी मामला हैं, इन मामला में इसलिए दिलचस्पी होती है क्योंकि जिन्होंने मेहनत की होती है और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में जो कैटेगरी में फॉल भी कर सकते होते हैं, उसके बावजूद जो जनरल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में तमाम चीजें लेते हैं, तो उन्हें जाहिर सी बात है आपकी बातों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी 70%। उसके बाद आप आइए एमडी, एमएस, एमटेक, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर साइंसेज। अब ये सारे पीजी कोर्सेज हैं। इससे पहले जो पुरानी स्कीम थी उसमें 57% रिजर्वेशन, 57% ओपन मेरिट था, यानी 43% के करीब करीब ही कोटा था। उसमें 43% में को भी जब हम गिनती करते हैं तो एससी 8%, एसटी 10% था, आरबीए 10% था, एएलसी आईबी 4% था, एससी 4% था, पीएसपी 4% था, डिफेंस 1-2% था, स्पोर्ट्स कोटा 1% था और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस 10% था। अब जब आप इसको टोटल करते हैं तो यह भी लगभग 53% के करीब करीब आता है, यानी 53% है। लेकिन चूंकि उन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस को कहते हैं ओवर एंड अबाव, तो चलिए ओवर एंड अबाव, और 43% के करीब करीब पुरानी स्कीम में रिजर्वेशन थी। नई स्कीम में ओपन मेरिट तो 50 पर ही है, लेकिन एससी 8% पर है, एसटी 1, एसटी 2 20% हो गया। आप आरबीए भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो 10% के करीब करीब है। एएलसी इंटरनेशनल बॉर्डर 4% है, ओबीसी 8% है, डिफेंस 1% है, पैरामिलिट्री और यूटी पुलिस 1% है, स्पोर्ट्स कोटा 1% है, ईडब्ल्यूएस 10% है। अब अगर ये डिफेंस, पैरामिलिट्री, स्पोर्ट्स, इन तीन को हम जोड़ें तो ये लगभग 3% के करीब करीब है। और ये एमडी, एमएस, एमटेक, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज और बाकी पीजी कोर्सेज में ये रिजर्वेशन का हाल है। इसको भी आप टोटल करें तो 50% ओपन मेरिट है, 53% के करीब करीब रिजर्वेशन है, तो यानी 100% के आंकड़े को भी 100% के भी आंकड़े को क्रॉस कर रहा है। और ये 63% के करीब करीब बनती है रिजर्वेशन और 50% के करीब करीब बनता है ओपन मेरिट। लेकिन जब आप कानूनदानों से पूछें तो कानूनदान आपको यह बताते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी आप कान ऐसे पकड़िए या कान यहां से हाथ ले जाकर पकड़िए, बात कहानी वही है। 500 पोस्टें हैं, 500 ही पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट होनी है। 500 के करीब करीब सीटें खाली हैं, तो 500 सीटों पर ही आपने बच्चों को एडमिशन देना है। तो जब आप 500 सीटों पर बच्चों को एडमिशन देते हैं, उस लिस्ट को कैटेगरी समेत पब्लिक करिए ताकि लोगों को यह पता चले कि ओपन मेरिट के बच्चों को क्या मिल रहा है और जनरल कैटेगरी के बच्चों को क्या मिल रहा है और रिजर्व कैटेगरीज क्या कुछ ले रही हैं। उसके बाद सबसे बड़ा मेरा एतराज, मैंने कहा रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया की कैटेगरी को अब खत्म करने का वक्त आ चुका है, उस कैटेगरी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। उस पर कहा गया कि जनाब आरबीए में बड़े काबिल लोग जो है सिस्टम का हिस्सा बने हैं और आपको तकलीफ है, आप खामोश रहे तब जब ST1, ST2 किया जा रहा था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तो मामला बेसिकली ये है कि ये बचकानी बातें जब आप करते हैं तो थोड़ी हैरानगी होती है। पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बेवकूफाना और बचकानी बातें नहीं करेगा। पढ़ा लिखा आदमी ये समझेगा कि आरबीए भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, एएलसी आईबी भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उसके अलावा कई कैटेगरीज जब सरकार ने बनाई, उन कैटेगरीज का मकसद असल में क्या था। अब मुझे आप बताइए, चलिए मानिए आरबीए आज से 20 साल पहले ठीक था कि आरबीए के जरिए वाकई बहुत सारे ऐसे गांव देहात के बच्चों को मौका मिला, शायद उनको ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में हुकूमत का हिस्सा बनने का, सरकारी मुलाजमतों में आने का मौका नहीं मिलता। लेकिन आज साल 2024 है और साल 2024 को भी छोड़िए, साल 2014 तक हुकूमत ने बार बार क्या कहा कि जितनी तरक्की जम्मू कश्मीर में साल 2024 तक हुई थी उतनी तरक्की उसके बाद हुआ ही कुछ नहीं। 10 सालों में सब कुछ जो है तबाह बर्बाद हो गया। तो फिर ये बताइए, 6533 के करीब करीब जम्मू कश्मीर में गांव हैं, 6533, और इन 6533 गांव में से अगर आज भी 2763 गांव बैकवर्ड हैं तो फिर खुदा ही हाफिज है इस जम्मू कश्मीर का, फिर तरक्की कहां हुई है। यानी आप ये कह रहे हैं कि लगभग 40% से ज्यादा गांव, यानी 2763, ये यूं समझ लीजिए 40% से ज्यादा गांव जम्मू कश्मीर में बैकवर्ड हैं। और वो बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि वहां से आरबीए बनती है। अब आप सोचिए, जिस गांव से मैं आता हूं वो गांव आज भी बैकवर्ड है, उसके अलावा उसके नीचे जो 4-5 गांव वो आज भी बैकवर्ड हैं।
तो फिर सवाल ये पैदा होता है, ये पीडब्ल्यूडी मंत्री जो वहां के पुराने रहे हैं, वो उन्होंने क्या तरक्की की उस गांव की? अगर वो गांव साल 2024 में भी बैकवर्ड में फॉल कर रहा है तो फिर इसका मतलब कोई तरक्की नहीं हुई। जबकि जब मैं अपने गांव में जाता हूं तो जो सुख सुविधाएं आज उस गांव में हैं, वो सुख सुविधाएं उस गांव में आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद थोड़ा और आगे बढ़िए, साल 2024 की हम बात कर रहे हैं, तो साल 2024 में रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, अगर कोई कहता खुद को जी मैं कलिहान में हूं और बैकवर्ड एरिया में हूं, तो वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। आज पहाड़ी की चोटी पर उसी गांव में एक लड़का बैठकर वेब पोर्टल चला रहा है और दुनिया को बता रहा है कि उस गांव में क्या तरक्की हो रही है, वहां आज रोड मैक्डमाइज हो रही है, उसकी कहानी पूरी दुनिया देखती है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब जहां तक आरबीए का ताल्लुक है, आरबीए में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? अगर फैक्चुअली मैं कहीं गलत हूं तो वो भी एक सरकार अगर एक इन्वेस्टिगेशन, एक प्रोब छोटा सा करवाए कि पिछले 40 साल में जो रिक्रूटमेंट्स आरबीए के जरिए हुई हैं उनकी एक मामूली सी इन्वेस्टिगेशन करिए। उस मामूली सी इन्वेस्टिगेशन में आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने पढ़ाई शहर के स्कूल में की, आपकी 12वीं शहर के स्कूल से हुई, आप कभी गांव के किसी स्कूल में पढ़े ही नहीं, आप कभी हायर सेकेंडरी स्कूल में गए ही नहीं, आपने मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का कभी चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद अब रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया हुए और आरबीए बनकर आपको सरकारी मुलाजमत मिल गई। मुझे किसी की सरकारी मुलाजमत से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है किसका कत्ल करके? अगर आप पैरामीटर्स में फॉल कर रहे होते, आपका गांव पैरामीटर्स में फॉल कर रहा होता, तो आप डिजर्व करते थे, आपको मुलाजमत मिल जानी चाहिए थी। लेकिन अगर आप पैरामीटर्स में फॉल ही नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको सरकारी मुलाजमत मिली है, तो फिर आपको अपने आप को ईमानदार कहना, अपने आप को सच्चा पक्का और फलाना और धमकाना कहना, मुझे लगता है वो नहीं कहना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते थे जब आपका आरबीए का सर्टिफिकेट बन रहा था कि ये फर्जी है, ये फेक है, ये सही सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपने वो सर्टिफिकेट लिया और उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आप सरकारी मुलाजमत में आ गए। तो अगर मैं ये सवाल पूछता हूं कि आरबीए कैटेगरी, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया कैटेगरी, अब क्यों? जब आपका ओबीसी का कोटा, आज आपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका ओबीसी 8% के करीब करीब है, आपका एएलसी आईबी 4% के करीब करीब है, आप कहते हैं जो अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर पर लोग हैं वो उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा पढ़ाई करने का, तो चलिए 4% रिजर्वेशन, डिसएडवांटेजेस हैं, 4% आपने उनको दे दिया। उसके अलावा आपने 8% ओबीसी को दे दिया, 8 और 4 हो गया 12%। 12% के अलावा आप जो ST2 में दे रहे हैं 10% और, तो वो 22% के करीब करीब हुआ। ये 22% किनको मिल रहा है? ये भी तो उन्हीं को मिल रहा है। मतलब आप रजौरी पुंछ में बताइए, पूरे का पूरा रजौरी पुंछ इस वक्त रिजर्व्ड है, 20% के करीब करीब रिजर्वेशन पूरे इलाके को है। अब खुदारा अपनी ही अकल का इस्तेमाल कीजिए कि उसी इलाके में आरबीए भी है, उसी इलाके में एसटी भी है, कि जनाब आपको आरबीए का बेनिफिट लेना है आरबीए का लीजिए, आपको एसटी का लेना है आप एसटी का लीजिए। और वो तमाम बच्चे जो जम्मू, सांबा, कठुआ, श्रीनगर शहर के रहने वाले, बारामूला शहर के रहने वाले और अलग अलग शहरों के रहने वाले बच्चे, उनका सबसे बड़ा कसूर यह कि आप शहर में पैदा क्यों हुए। आप भी गांव देहात में कहीं पर पैदा होते, वो गांव कितना भी तरक्की करता, कितना भी फॉरवर्ड हो जाता, तब भी वो बैकवर्ड कहलाता, और बैकवर्ड कहलाने का ये फायदा होता कि आप आरबीए का बेनिफिट लेते। तो आपको बाइफर्केशन और डिफरेंशिएशन करना होगा और आपको दोबारा से बैकवर्ड विलेजेस को लेकर सर्वे करा के वो तमाम गांवों को बैकवर्ड से बाहर निकालना होगा जिन गांवों को आज अभी भी आपने बैकवर्ड में रखा है। और अगर आप मानते हैं कि वाकई जम्मू कश्मीर के लगभग 2700 के करीब करीब गांव बैकवर्ड हैं, तो फिर जो आप तरक्की तरक्की का गाना गा रहे हैं वो कहां है? फिर ये तो आपको बताना पड़ेगा। और जैसे मैंने एक बात कही कि बैकवर्ड का क्राइटेरिया क्या था, आप वो भी जरा मालूम करिए। आप मंगवाइए रिपोर्ट्स कि किस रिपोर्ट की बिना पर आपने डोडा के शहर के बीचों बीच एक पूरे इलाके को आपने आरबीए कर दिया, शहर के बीचों बीच आपने आरबीए कर दिया। कश्मीर में कई इलाकों में लोग पूछते हैं, कहते हैं जनाब यहां तो सारी सुख सुविधाएं हैं, ये तब भी आरबीए हैं। और वो जो एक्चुअल आरबीए हैं, उन एक्चुअल आरबीए तक आरबीए का बेनिफिट आज तक पहुंचा ही नहीं। अब अगर मैं ये बात करता हूं तो उसमें परेशानी क्या है? और उसके बाद जहां तक ST1 ST2 का ताल्लुक है, मैंने मुझे लगता है एक बार नहीं 12 ये बात कही कि ST1 का जहां तक ताल्लुक है, गुजर बकरवाल कबीले का ताल्लुक है, डिसएडवांटेजियस ग्रुप है। और इसमें कोई मुझे हिचक नहीं है ये बात करने में कि आज भी गुजर बकरवाल समुदाय के साथ जो कुछ होता है
उसके बाद वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें रिजर्वेशन का 10% का बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन अगर वही बात पहाड़ी कबीला के बारे में कही जाए तो वो कुछ हजम नहीं होती। वो तमाम चीजें पहाड़ी कबीला के साथ नहीं है। इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हो सकता है, आपका इकोनॉमिक डिसएडवांटेज के साथ साथ में पॉलिटिकल डिसएडवांटेज हो सकता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट का डिसएडवांटेज हो सकता है, प्रमोशन का डिसएडवांटेज हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि आप समाज में डिसएडवांटेजेस थे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक सैयद ये कहे कि जनाब मेरे साथ भी वही बर्ताव होता है जो किसी गुजर बकरवाल कबीला से ताल्लुक रखने वाले शख्स के साथ होता है, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हम आज भी अपनी आंखों से ये तमाम चीजें देखते हैं। कितने सारे वीडियोस पिछले ही दिनों में वायरल हुए जिन वीडियोस में हमने देखा कि गुजर बकरवाल कबीला के साथ आज भी क्या सलूक होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि जब रिजर्वेशंस के ऊपर डिबेट होता है, जब रिजर्वेशंस के ऊपर डायलॉग होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार उसको रिविजिट करे और रिविजिट इस तरीके से करे कि जो डिसएडवांटेजियस ग्रुप हैं, जिनके साथ वाकई जुल्म हुआ है, जो वाकई गुर्बत में है, जो वाकई पसमानदगी में है, जिनके साथ वाकई तारीखी तौर पर जुल्म हुए हैं, उन ग्रुप्स को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, वो उनका हक है और उस हक के साथ वो उनको तरक्की करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो बाकी ग्रुप्स आपने इसमें इंक्लूड करे हुए, जो कैटेगरीज आपने बनाए, अब आप बताइए पूरे देश में एएलसी और आईबी की कैटेगरी कहां है? पंजाब हमारे बगल में, वहां पर भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, पता करिए पंजाब से आपने आईबी की कोई कैटेगरी बनाई हुई है? राजस्थान से पता करिए कि क्या राजस्थान के बाड़मेर के इलाके में, बाकी इलाकों में कोई इंटरनेशनल बॉर्डर की कोई कैटेगरी है, क्योंकि आईबी तो वहां पर भी है। उसके अलावा आप अरुणाचल के इलाके में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में लोगों से पूछिए कि क्या यहां इंटरनेशनल बॉर्डर वाली कोई कैटेगरी है। उसके अलावा जहां जहां हमारा बॉर्डर पड़ता, साम में चले जाइए, उनसे पूछिए कि क्या आपने कोई आईबी की कैटेगरी यहां पर बनाई है? क्या आप मानते हैं कि जो लोग बॉर्डर के करीब रहते हैं वो डिसएडवांटेजेस होते हैं, उन तक तालीम नहीं पहुंचती, उन तक पानी, बिजली, सहूलियतें नहीं पहुंच रही? और सामाजिक तौर पर जो प्रताड़ना, सामाजिक तौर पर जो तकलीफें, जो परेशानियां शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोगों ने, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लोगों ने जो इतिहास में झेली हैं, वो सच है, उसको हमको मानना चाहिए, उसको मानने में किसी को तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं, या मैं डिफेंस की बात करूं, पैरामिलिट्री, यूटी पुलिस या स्पोर्ट्स कोटा की मैं बात करूं, तो सवाल यह पैदा होता है कि कोई एक खाना तो रखिए जिस खाने में आप ये कहें कि भाई यहां कोई रिजर्वेशन नहीं। आपने कहा कॉलेज में भी रिजर्वेशन देनी है, प्रोफेशनल कॉलेज में भी रिजर्वेशन देनी है, एमडी एमएस वहां पर भी रिजर्वेशन देनी है, और इतना ही नहीं, उसके बाद प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देनी है। यानी मुलाजमत में लगने के लिए भी रिजर्वेशन, मुलाजमत में प्रमोशन के लिए भी रिजर्वेशन, मुलाजमत में प्रमोशन के अच्छा, उसके बाद आप देखिए इसका सबसे बड़ा हार्ट बर्न क्या है कि जब मुलाजमत में प्रमोशन के बेनिफिट्स मिलते हैं तो 4 आदमी एक ही पैरेलल, एक ही वक्त में एक सर्विस में आते हैं, 3 लोग प्रमोट होकर ऊपर निकल जाते हैं, वो एक जो है वहीं नीचे रहता है। और कई जगहों पर हमने देखा कि वो अपने ही जूनियर का सबऑर्डिनेट था। जूनियर इन द सेंस की एक लिस्ट जब तैयार होती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जिसका मेरिट 17 था वो किसी जगह आपको मिलेगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, और जिसका मेरिट 58, 59 या 80 था या 100 था वो उसका मिलेगा डिप्टी कमिश्नर। तो हार्डबर्न तो होता है ना कि जनाब ठीक है, आप रिक्रूटमेंट में जब आए तब तो रिजर्वेशन होना जरूरी है, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आए, डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स के साथ सरकार क्या कुछ करती है, मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो उसके अलावा इकोनॉमिक क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए जिनको रिजर्वेशंस दी गई हैं, उस पर भी सरकार को नजरसानी जरूर करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सियासत है, ये राजनीति है। इस राजनीति में हुकूमतों के लिए, सरकारों के लिए मुमकिन नहीं है कि वो रिजर्वेशन के साथ हल्की सी भी छेड़छाड़ करें। आज जो बेचारा ओपन मेरिट वाला है वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है कि जनाब मेरी रिजर्वेशन जो मेरे लिए आपने कुछ बाकी नहीं रखा। कल जब आप रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है जो रिजर्व कैटेगरीज के बच्चे हैं वो हु हल्ला और हंगामा करना शुरू करेंगे। असल मामला यह है कि अगर मेरिट, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल और काबिलियत की बिना पर नौकरियां लोगों को देने का रिवाज जम्मू कश्मीर में पहले से होता, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम मेरिट और कैपेबिलिटी की बात करेंगे और मेरिटोरियस लोगों को सर्विस में लाने की बात करेंगे, तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये 2 इंस्टीट्यूशंस तो लोगों को रिक्रूट कर रहे थे। लेकिन हुकूमत उसके बारे में क्या कहेगी कि जिन लोगों को इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को बाईपास करके सरकारी मुलाजमतों में लाया गया, क्यों लाया गया?
किसके मेरिट का कत्ल किया गया? जब आप रहबर तालीम, रहबर ज़राअत, रहबर खेल अलग अलग रहबर लगा रहे थे, उस वक्त आपको ख्याल क्यों नहीं आ रहा था कि आप मेरिट का कत्ल कर रहे हैं? आप ख्याल नहीं रख रहे हैं। और कल एक सिचुएशन आएगी जिस सिचुएशन में आप चाहेंगे कि आप बच्चों को टीचर लगाएं, मास्टर लगाएं, लेकिन आपके पास वैकेंसीज नहीं होगी। अभी आपने इतनी सुपर न्यूमरी पोस्टें क्रिएट की हुई हैं कि आपके पास मुमकिन नहीं है कि आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई रिक्रूटमेंट कर सकें, और अगर आप करेंगे वो आप पर जबरदस्त माली बोझ बनेगा। तो इसलिए ये बातें मेरी तल्ख हैं, मगर ये बातें तल्ख इसलिए हैं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप कैटेगरी में हो, आप जनरल कैटेगरी में हो, लेकिन मेरिट का ख्याल जो है मुकम्मल तौर पर रखा जाना चाहिए। अब अगर सिलसिला ये बनेगा कि 70% के करीब करीब रिजर्वेशन जाएगी, और उसके बाद जब लिस्टें आएंगी उन लिस्टों में भी पता ये चलेगा कि जनाब 20 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो 20 में से 13 जो हैं, उनमें से 13 जो हैं, 10 तो मान लीजिए रिजर्व कैटेगरीज के ही हैं, लेकिन 3 और बच्चे वो रिजर्व कैटेगरी में थे, वो मेरिट में आए हैं, वो भी सिलेक्ट हुए हैं। तो जाहिर सी बात है वो जो जनरल कैटेगरी वाला है उसके लिए तो परेशानी बनेगी ही बनेगी। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इस पर काम कर रहा है, और मुझे उम्मीद और तवक्का है कि सरकार भी इस बात पर जबरदस्त तरीके, बड़ी सीरियसनेस के साथ गवर्नमेंट इसको देखेगी कि जो बैकवर्ड विलेजेस हैं जम्मू कश्मीर में, कितने परसेंट एक्चुअली बैकवर्ड विलेजेस हैं। समबडी हैज टू कॉल स्पेड स्पेड। मेहरबानी करके अब जब ये एक डेमोक्रेटिक हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनी है, उम्मीद मुझे इस हुकूमत से ये है कि ये एमएलए के चिट्ठी पर या एमएलए के डीओ पर किसी गांव को बैकवर्ड डिक्लेयर नहीं करेगी। उल्टा ये हुकूमत एक प्रोसेस शुरू करेगी कि जल्द से जल्द मालूम करिए कितने गांव ऐसे हैं जिनको हम बैकवर्ड से बाहर निकाल सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि जब ओबीसी आ गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी जम्मू कश्मीर में आ गई, तो इस अदर बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी के आने के बाद आरबीए की कोई तुक नहीं बनती। मेरी समझ से बिल्कुल परे है कि एक तरफ से आप कहते हैं आप एक बैकवर्ड इलाके के रहने वाले हैं, दूसरी तरफ से आप कहते हैं आप एक बैकवर्ड कास्ट के रहने वाले हैं। ये बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। ये मेरी समझ में नहीं आता कि बैकवर्ड कास्ट वाला रह कहां रहा है, बैकवर्ड विलेज में। अब आप कह रहे हैं नहीं, आप शहर में तो भी डिसएडवांटेजेस हैं, आपको तमाम तरह की सहूलियतें मिलनी है तब भी आप डिसएडवांटेजेस है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। ये उन तमाम बच्चों के साथ जो मेरिटोरियस हैं, जो रात दिन बेचारे मेहनत करते हैं, उनके साथ जबरदस्त जुल्म है। सरकार को इस पर नजरसानी करनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि टेक्निकल लैंग्वेजेस में अगर आप बात करेंगे तो आपको सब कहेंगे कि 50% के करीब करीब ही रिजर्वेशन है, सब कहेंगे आपको, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज नहीं चलेगी। प्रैक्टिकल ये है कि जब लिस्टें निकलती हैं वो पेश की जाएं सरकार के सामने, उन लिस्टों को सरकार के हाथ में दिया जाए और उनसे कहा जाए कि अब आप बताइए जो आपने क्राइटेरिया बनाया है, क्या इस क्राइटेरिया को इन टोटो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मुमकिन नहीं है सरकार के लिए कि वो एससी में से कुछ घटा सकें। ST1 ST2 में से आपको, मैंने आपको कहा ना कि मुगालते में रहते हैं वो लोग जो ये सोचते हैं कि अब सरकार आई है तो वो ST2 को लेकर कोई फैसला लेगी। कैसे लेगी? पहाड़ियों ने वोट दिया है इस सरकार को। तो ये सरकार इस 10% को लेकर फैसला नहीं ले सकती, इनके लिए मुमकिन नहीं है। उसके बाद अगर सरकार फैसला ले सकती है तो वो रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया को लेकर ले सकती है, अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर ले सकती है। इन चीजों को लेकर सरकार फैसला ले सकती है, और फैसला लेकर के सरकार ये कम से कम इतना इंश्योर कर सकती है कि कम से कम ये जो रिजर्वेशन है 50% के करीब करीब बच्चों को पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो ओपन मेरिट के बच्चे जो 50% कम से कम जो है वो हर लिस्ट में होने चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और इसको नॉन सीरियसली आज लेंगे तो ये आज नहीं बल्कि 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद आपके लिए दिक्कत और परेशानी का सबब बनेगी। और मुझे लगता है और ज्यादा सीरियसनेस के साथ इन बातों पर भी एक पॉलिटिकल क्लास को सोचने की जरूरत है, क्योंकि आज की जो पॉलिटिकल क्लास है, इस पॉलिटिकल क्लास के पास विजन है, इस पॉलिटिकल क्लास के पास पढ़ाई है, तालीम है। जितने लोग भी चुनकर आए हैं इनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे लगता है कि वो इस चीज को और सीरियसनेस के साथ सोच भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि कितना मुश्किल है एक जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए इम्तिहान को क्वालिफाई करना। मजा तो इस बात में होता कि 100 की 100 सीटें मेरिट पर डिसाइड होती, 100 की 100 सीटें काबिलियत की बिना पर डिसाइड होती। मगर क्या करें, कुछ तारीख का मामला है, कुछ तारीख लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। तो जाहिर सी बात है वो जो तारीख में जो कुछ हुआ है वो बैगेज है, उस बैगेज की वजह से
बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो डिसएडवांटेजेस हैं, जिनको रिजर्वेशन मिलना जस्टिफाइड है, हर सूरत हर हाल में जस्टिफाइड है। तो उन ग्रुप्स के अलावा बाकी जितने भी ग्रुप्स को रिजर्वेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि आरबीए, अब आप आज के दिन जैसे मैंने आपको कहा कि ओपन मेरिट, एससी, ST1, ST2, कोई छेड़छाड़ कोई हुकूमत इसके साथ नहीं कर पाएगी, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। तो कोई ये कहे कि जनाब बड़ा कलेजा रख के कोई हुकूमत ये फैसला लेगी, कोई हुकूमत ये फैसला नहीं लेगी। इन मामलों में जैसे मैंने आपको ST2 को लेकर मामला कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई डायरेक्शन दे दे या वो कोई जजमेंट दे दें तो कुछ हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे कि कोई सियासी हुकूमत इतना बड़ा सियासी फैसला लेगी, वो मुमकिन नहीं होता। सियासी हुकूमतें, उनके सामने जब इस तरह के सवाल आते हैं तो इन सवालों का जवाब तलाश करते वक्त वो अपने वोट बैंक को खातिर में रखते हैं, वो अपने वोट बैंक को बिल्कुल जहन में रखते हैं कि हमारा वोट बैंक क्या है। उनके जहन में भी ये बात होती है कि गरीबी है, कमजोरी है, और इन तमाम ग्रुप्स को आगे लाना है, ये तमाम चीजें उनके जहन में भी होती हैं। साथ में ये भी होता है कि भाई अगर हम ये कर देंगे तो इसके बदले में हमको वोट मिलेगा। तो उम्मीद और तवक्का ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार इस रिजर्वेशन को लेकर बात करते हैं, और आरबीए को लेकर मैंने इसलिए तफसीली बात की क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेरा ज़ाती तौर पर ये रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया को लेकर मानना है कि वक्त आ गया है कि बहुत बड़ी तादाद रेजिडेंट आरबीए का खास तौर पर बैकवर्ड एरिया जो है, बहुत बड़े नंबर है गाँव का जो आप बैकवर्ड बिल्कुल नहीं रहे हैं, उन गाँवों को बैकवर्ड से बाहर निकालने की जरूरत है। और ओबीसी के आने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई रीजन सरकार के पास होना चाहिए इस आरबीए को कंटिन्यू करने का। और आखिर में एक बात जरूर कहूंगा, काश इन ये जो अलग अलग सियासी जमातें रिजर्वेशन को लेकर बड़ी भावुक और बड़ी सेंटिमेंटल हो जाती हैं, काश इन तमाम रिजर्वेशंस का मकसद लोगों की भलाई, लोगों को गुर्बत से बाहर निकालना, लोगों की गरीबी दूर करना, लोगों की कमजोरी दूर करना, लोगों की पसपाई दूर करना होता। अगर वाकई इन रिजर्वेशनों से लोगों का भला होता तो गुजर बकरवाल कबीला के लोग, खासतौर पर बकरवाल कबीला के लोग, जब वो अपने माल मवेशियों को लेकर यहाँ से कश्मीर की तरफ निकलते हैं या पहाड़ी इलाकों की तरफ निकलते हैं, तो तमाम दुनिया उनके ऊपर खबरें बनाती है। सब ये कहते हैं कि देखिए जी, आज भी इन्होंने अपना ये जो सिलसिला है इसको जारी व सारी रखा है। मगर दुनिया का कौन आदमी ऐसा है जो आज के वक्त में आराम की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता? दुनिया का कौन सा आदमी ऐसा है जो आज ये नहीं चाहता कि उसका बेटा नासा का साइंटिस्ट बने, उसका बेटा सिविल सर्वेंट बने, उसका बेटा पुलिस अफसर बने, उसका बेटा टीचर बने, उसका बेटा मास्टर बने? दुनिया का हर आदमी चाहता है। और ये रिजर्वेशन आई ही इसीलिए थी ताकि इन तमाम लोगों को, जिनको अपनी गुजर बसर के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए लंबे लंबे फासले पैदल तय करने पड़ते हैं, इन लोगों के लिए वो सहूलत पैदा की जाए कि उनको इतना लंबा फासला तय न करना पड़े। माहौल वो तैयार किया जाए जिस माहौल में इन लोगों को अपने माल मवेशियों को पालने के लिए, अपने माल मवेशियों की खिदमत के लिए इनके पास वसाइल वहीं पैदा कर दिए जाएं जहां पर ये रह रहे हैं, ताकि ये परमानेंट सुकूनत, परमानेंट सेटलमेंट इनकी वहीं पर हो पाए। लेकिन क्या गुजर बकरवाल कबीला को रिजर्वेशन मिलने के बाद आज एक लंबा वक्त हो चुका है, क्या यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो पाया है? क्यों जरूरत पड़ी आज सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की कि कोटा विद इन कोटा? अगर अब शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की भी बात करेंगे, क्या तमाम शेड्यूल कास्ट गरीबी रेखा से ऊपर आ गए? क्या तमाम शेड्यूल कास्टों को क्या वो तमाम सहूलियतें उन तमाम शेड्यूल कास्टों को मिली जो सहूलियतें हुकूमत ने उनके लिए रखी थी? क्या हो गया वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर, जो ख्वाब उन तमाम हमारे सियासी रहनुमाओं ने, लीडरों ने देखा था, जिन्होंने ये रिजर्वेशन लाई थी? तो सब इसीलिए मैंने आपको कहा कि रिजर्वेशन से कौमें तरक्की करती हैं, मगर जिस पेस पर हमारे यहां कौमों को तरक्की करना चाहिए था, उस पेस पर कौमों ने तरक्की नहीं की। और आखिर में जाकर ये जितनी भी रिजर्वेशंस हैं, ये तमाम की तमाम जो है आकर खत्म हो जाती हैं इस बात के ऊपर कि इस रिजर्वेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमत हासिल करना रह जाता है, इसके आगे और कुछ नहीं। तो अब देखना यह होगा कि हुकूमत रिजर्वेशंस को लेकर क्या करती है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर रिजर्वेशन हो, वेटिंग लिस्ट हो या आपके इम्तिहानों का मामला हो, उस पर बात लगातार होती रहेगी।